वन सो अब इस वीडियो में हम दो पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो है राजस्थान उद्योग एवं निवेश संवर्धन नीति 2010, जिसका मतलब है इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम, ठीक है, इन्वेस्ट प्रमोशन स्कीम 2014। तो एक तो इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी थी 2010 की, और एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2014, ठीक है। तो ये दो पॉलिसीज़ की बात यहाँ पे हो रही है। तो देखिए यहाँ पे पहले बता रखा है, थोड़ा संक्षिप्त में इनके बारे में कुछ बता रखा है। पहली बात ये बता रखा है, जो नई औद्योगिक नीति है उसके उद्देश्य रणनीति क्या है। इसकी रणनीति थी समावेशी आर्थिक प्रगति या इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें रखी गई। इसके अंदर बोला मैन्युफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है उसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। उसमें उसको इंक्रीज़ करेंगे तभी आर्थिक प्रगति होगी, ठीक है। पर्यावरण टिकाऊ औद्योगिक विकास मतलब इको फ्रेंडली एनवायरमेंटल टेक्निक्स, उनका भी संतुलन बनाना है, उनको बढ़ावा देना है। ऐसे संस्थागत वातावरण व इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में मदद करना जो निजी क्षेत्र के निवेश का उद्यम को पनप पाने में सहायक हो सके। मतलब आपको अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों में तीव्र विकास को प्रोत्साहन करना जिनमें राजस्थान को प्राकृतिक व रणनीति की दृष्टि से विशेष लाभ हो। मानवीय पूंजी का अधिकतम उपयोग करना, ज्ञान चालित विकास, बढ़ती युवा जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया, इन्वेस्टमेंट की नहीं गई, ठीक है। तो औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन को देखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की गई, ठीक है। इसके लिए एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो सिस्टम का सुदृढ़ किया गया, ठीक है। एकल खिड़की बनाया गया तथा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस प्रणाली विकसित हो जाए, ठीक है। और इसमें देखो एक राजस्थान एंटरप्राइजेस सिंगल पॉइंट इनेबलिंग एंड क्लियरिंग एक्ट, जिसका देखो एब्रीवेशन कितना अच्छा बैठ रहा है, रिस्पेक्ट। राजस्थान एंटरप्राइजेस सिंगल पॉइंट इनेबलिंग एंड क्लियरेंस एक्ट तैयार करके बिल पास किया गया, ठीक है। एक औद्योगिक सलाहकार परिषद स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि विभिन्न औद्योगिक संगठनों व समूहों के प्रतिनिधि शामिल होकर औद्योगिक विकास को तेज गति प्रदान कर सकें, ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत तरीके की फाइनेंस स्कीम्स होती हैं, जैसे कि बीओटी होती है, बीओओटी होती है ना, बिल्ड ओन ट्रांसपोर्ट, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, ठीक है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, बिल्ड ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफ़र। बहुत सारी ऐसी तरह की स्कीम्स होती हैं जिनको बढ़ावा दिया। इससे हमारा जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर है ना, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसका भी डेवलपमेंट हुआ और कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया में इनका वो हुआ। फिर यहाँ बता रखा है अगले 5 वर्षों में रिको 20,000 एकड़ क्षेत्र के उद्योगों के लिए विकास करेगा, ठीक है। राजस्थान में इनलैंड कंटेनर डिपो 3 हैं, कनकपुर, जयपुर, जोधपुर व कोटा में, ठीक है। एक खेमली उदयपुर के स्थापित करने का कार्यक्रम रखा गया है। प्रतिस्थापित क्षमता 7716 मेगावाट थी, जिसमें से 2013 तक कुल 10,000 मेगावाट तक बढ़ाने की वो की गई है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर 13 जिलों को कवर कर रहा है, यहाँ पे दे रखे हैं 13 जिलों। फिर जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, विकास, इसके विकास पर भी हमारे राज्य की बहुत सारी आशाएं जुड़ी हुई हैं, है ना। फिर यहाँ पे बता रखा है दक्षता के उच्च स्तर ऊंचे करना तथा लोगों को रोज़गार के लायक बनाना। तो उसके लिए इंजीनियरिंग सेक्टर, है ना, हेल्थ सेक्टर, टेक्सटाइल, फूड एंड मिनरल्स, ऑयल एंड गैस, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है आज की डेट पे, इनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है ना। भूमि का आसान उपलब्धि, तो यहाँ पे देखिए राज्य में जितने भी वेस्ट लैंड्स हैं उनकी काफ़ी मात्रा में क्या किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है, उनको अधिग्रहण किया जा रहा है सरकार के द्वारा, एनक्रोच, और उसको भूमि बैंक के ज़रिए लोगों तक वितरित करने की कोशिश है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है 100 करोड़ रुपए के निवेश वाले प्रोजेक्टों पर स्वयं डेवलपर भूमि को खरीद का
25% दे सकेंगे तथा शेष 75% राशि के लिए सरकार उसको सुविधा प्रदान कर पाएगी। फिर माइक्रो, लघु व मध्यम श्रेणी के उपक्रमों मतलब एमएसएमई, इसके लिए भी बहुत सारे प्लान हैं। ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है ना, इनको कहा गया है स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो एक क्लस्टर में न्यूनतम 20 इकाई यहाँ पे एमएसएमई की रखी गई हैं। इनको वित्तीय सहायता दी जाएगी और इनके प्रोडक्शन में भी सुधार हो सके, इसलिए इनको टेक्नोलॉजी कार्यकुशलता के लिए भी बढ़ावा दिया जाएगा। राजस्थान वित्त निगम है ना, फाइनेंस कॉरपोरेशन महिला उद्यमकर्ताओं को भी माइक्रो व कुटीर उद्योगों के लिए अनुदानित दरों पर कार्य मुहैया कराने की प्रावधान कर रही है। फिर यहाँ पे बता रखा है थ्रस्ट क्षेत्रों को प्रोत्साहन। थ्रस्ट क्षेत्र मतलब नॉलेज सेक्टर। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग स्कीम 2010 के तहत पर्यटन और इन सब के आगे बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें। बता रखा है 25 अगस्त 2010 को निवेश प्रोत्साहन योजना 2010 घोषित की गई थी, जिसे 2018 तक लागू किया गया। इसके अंतर्गत उद्यमकर्ताओं के लिए निवेश हेतु प्रेरणा है ना, 50% राज्य के द्वारा जमा ग्रांट दिया जाएगा, जिसमें से 30% राशि निवेश प्रोत्साहन की होगी, 20% राशि रोजगार प्रोत्साहन की होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2010 की निवेश प्रोत्साहन योजना, इसी के बारे में अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं। बता रखा है 2010 की औद्योगिक व निवेश प्रोत्साहन नीति इस क्षेत्र की 5वीं व्यापक नीति है। इससे पहले 1978, 90, 94 और 98 में भी नीतियाँ बनाई जा चुकी हैं। ठीक है, फिर यहाँ बता रखा है राजस्थान में 2010 की औद्योगिक नीति की सफलता के लिए निम्न सुझाव हैं सारे। पहली बात तो औद्योगिक विकास में विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का योगदान बढ़ाना जाना चाहिए। ठीक है, जो शुद्ध घरेलू उत्पत्ति है एनएसडीपी में 10% योगदान हुआ था 2004 में। ठीक है, और राज्य में विशेष जोर विनिर्माण का योगदान आगामी वर्षों में 10 से 11% से बढ़ाकर 15 से 16% किया जाना चाहिए। इससे हमारे सेक्टर को और इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसका फ़ायदा माइक्रो, लघु, मध्यम इवन उन यूनिट्स को पड़ेगा जिसमें टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है। राज्य में विद्युत की प्रतिस्थापन क्षमता में वृद्धि के साथ साथ प्रसारण व वितरण की कार्यकुशल बनाया जाना चाहिए है ना। उद्यमों को बिजली का आपूर्ति पर्याप्त मात्रा, बिजली की आपूर्ति भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर बता रखा है राज्य में संलग्न औद्योगिक अधिकारियों को भी अधिक सकारात्मक सहयोग देकर उद्यमकर्ताओं को सहायता करनी चाहिए। सरकारी सहकारियों को भी बोल रखा है। राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति की सुधारी जानी चाहिए। तो ये कुछ सुझाव थे। ठीक है, फिर देखो ये 2010 की तो हो गई प्रोत्साहन। अब ये बता रखिए 2014 के बारे में। बोले वसुंधरा राजे की सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2014 को अपने नए कार्यकाल में प्रारंभ की। ठीक है, इसे नए आयामों व नए क्षितिजों की संज्ञा दी गई, न्यू डायमेंशन, न्यू हॉरिजॉन्स। ठीक है, तो नई इकाई स्थापित करने तथा चालू उपक्रमों को विस्तार करने में ये पूरा तरीके से समर्पित थी। सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्र में 250 करोड़ या अधिक के एक मुश्त निवेश में पहली विनिर्माण इकाई का स्कीम ने लाभ दिया। ठीक है, 7 वर्ष तक जो केंद्र कर को उपक्रम में जमा कराया 30% निवेश सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। वैट व सीएसटी के 20% तक की रोजगार सृजन सब्सिडी। विद्युत शुल्क में 50% की छूट। 7 वर्ष तक भूमि कर व मंडी कर में 50% की छूट। भूमि क्रय, निर्माण व सुधार पर स्टाम्प में 50% की छूट और भूमि के उपयोग के परिवर्तन पे 50% परिवर्तन चार्जेस की छूट। तो देखिए कितने सारे बेनिफिट यहाँ पे इस स्कीम के अंदर बताए जा रहे हैं। तो प्रेरणा प्राप्त करते विधि, सब्सिडी का वितरण, त्रुटि सुधारने की विधि, ये सब चीज़ें इसके अंदर कवर हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ को, इस वाले पैराग्राफ को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे कुछ पब्लिक एंटरप्राइजेस इन राजस्थान के बारे में बता रखा है। पब्लिक एंटरप्राइजेस है ना, सिर्फ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम 1980-81 में राजस्थान में केंद्रीय औद्योगिक परिसंपत्ति एसेट्स में 1.7 अंश लगा हुआ था। 2006 में 2.4, रोजगार के अनुपात में 8.6%।
ठीक है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उदयपुर में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी, है ना, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, इंस्ट्रूमेंट इन लिमिटेड कोटा, मॉडर्न बेकरीज जयपुर, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स जयपुर, राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम, ठीक है, कोटा। ये कुछ पब्लिक एंटरप्राइजेस बता रखे हैं, एक एक करके इनके बारे में बता रखा है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, है ना, 5 खाने 3 स्मेल्टर्स हैं, पावर व पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। कॉपर लिमिटेड 1967 में एक प्राइवेट कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी, ठीक। खेतड़ी कॉम्प्लेक्स, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स और घटशिला बिहार तथा पंजीकृत कार्यकला कोलकाता में 5 कार्यालय मुंबई तथा चेन्नई में इसके हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, पब्लिक एंटरप्राइज का मतलब ये मत समझना कि गवर्नमेंट है। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हमको रहता है कि पब्लिक एंटरप्राइज का मतलब गवर्नमेंट। ये कह रहा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने के कुछ नियम कानून हैं जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के तहत फ्रेम्ड है। तो जो भी कंपनी, जो भी यूनिट उन नियम को ऊपर खड़ी उतरती है, सारे उस एक्ट के प्रावधान को पूरा करती है, उसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी इंडिया में कहा जाता है, ठीक है। तो हमेशा एक गवर्नमेंट कंपनी हो ऐसा ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर ये भारत सरकार की कंपनी है, देखो इसमें अलग से ही बता रखा है। इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कोटा, ठीक है, ये 1965 में स्थापित की गई, 1968 में उत्पादन चालू हुआ, रिको के साथ संयुक्त क्षेत्र में 1982 में स्थापित हो गई। सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड, मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज, ठीक है, और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स व इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया 31 मार्च 2016 के, इनकी 34 संख्या की गई, ठीक है। इसमें एक तो वैधानिक निगम बोर्ड जिनकी संख्या 6 थी, ठीक है। पंजीकृत कंपनियां, रजिस्टर्ड कंपनीज, इनकी संख्या 28 आकी गई थी। और ये कंपनियां 1956 अधिनियम कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हुई थी। इसमें विद्युत उत्पादन, विद्युत प्रसारण, जयपुर विद्युत निगम, अजमेर विद्युत, जोधपुर विद्युत, श्री गंगानगर शुगर मिल्स, स्टेट माइल्स, ये सब आप देख सकते हैं। ये सारी 28 फर्म के बारे में बता रखा है। 6 अक्टूबर 2016 को इनमें से 11 सार्वजनिक क्षेत्र में जोड़ दिया गया, ठीक है। यहाँ बता रखा है राजस्थान राज कॉम्प्लेक्स इनटू सर्विसेज लिमिटेड, सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी राजस्थान, ठीक है। लिग्नाइट पावर लिमिटेड 1996 में सहकारी उपक्रमों को सार्वजनिक उपक्रमों के ब्यूरो से पृथक कर दिया गया, ठीक है। राजस्थान के 34 सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य सिद्धि को संक्षिप्त परिचय देखो यहाँ दे रखा है। याद रखना कि सार्वजनिक कितने उपक्रम हैं, 34, ठीक है, जिनमें से क्या है, 6 तो है वैधानिक निगम बोर्ड और 28 है पंजीकृत कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। तो बता रखा 2015-16 में राजकीय सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश 1,34,568 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,46,438 करोड़ हो गया, 9% की वृद्धि आई, ठीक है। तो इसमें बता रखा है कि 208.8 करोड़ रुपए अर्जित किया गया। जयपुर विद्युत निगम ने 4,320.8 करोड़ रुपए अर्जित किए। 15-16 में इन उपक्रमों में 90,550 लोगों को रोजगार दिया। तो ये इनकी विशेषताएं। फिर देखिए यहाँ पे बता रहा है, ये अलग अलग उनके में बता रखा है कि मुनाफे करने वाली अलग अलग कंपनी, रिको 354.2 करोड़, राजस्थान खान व खनन 208.8, आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जयपुर विद्युत 4,320.8 करोड़। 31 मार्च 2016 के उपक्रमों में घाटों की स्थिति भी देखिए, जयपुर विद्युत में घाटे भी सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, घाटे सबसे कम है राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड में,
ठीक है। जो पावर सेक्टर होते हैं इनके अंदर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं। अपन ने पावर विद्युत पढ़ा था, है ना, ग्रिड की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, बिजली चोरी की वजह से भी, और भी कई सारे टेक्निकल मेंटेनेंस फैक्टर की वजह से। तो यहाँ पे देखो राज्य में ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं इनकी कमज़ोर फाइनेंशियल पोजीशन के भी कारण बता रखे हैं। पहली बात कि भाई रोज़गार उत्पादन पिछड़े क्षेत्रों में विकास करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। सार्वजनिक राजस्व जैसे कि रॉयल्टी, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर आदि के रूप में ये जो कल्याण में वृद्धि के योगदान नहीं दिया जाता जो कि देना चाहिए। और भी कुछ कारण बता रखे हैं, देखो लास्ट में बोल रखा है वर्ष 2000 से पूर्व राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को कई वर्षों में घाटों की स्थिति का सामना करना पड़ा था। भारी घाटों का मुख्य कारण यह था कि लागतों में निरंतर वृद्धि होती गई जबकि विद्युत प्रशुल्कों में अनुपातित वृद्धि नहीं की गई। कॉस्ट तो बढ़ती गई, रेवेन्यू बढ़ा नहीं। फिर 1985 और 1986 के वर्षों में इनको अच्छे परिणाम मिलना शुरू हुए, ठीक है। और 1992-1995 में विद्युत दरों की वृद्धि भी की गई, ठीक है। यहाँ बता रखा है राज्य विद्युत मंडल को महंगी बिजली खरीद कर उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने में प्रतिदिन 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान होता था। 35 लाख उपभोक्ताओं में से 37 लाख का अनुदानित बिजली उपलब्ध कराई जाती थी, तो वही नुकसान तो हो गई। राजस्थान को 1100 किलोमीटर दूरी से कोयला मंगाना पड़ता था। कोयले पर व्यय से दुगना व्यय उसके परिवहन पर होता था। तो 13 जून 2013 में राज्य में बिजली की दरों को 5वीं बार 14% बढ़ाया गया था। राजस्थान में विद्युत के ट्रांसमिशन व वितरण की हानि, ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का इसका रेशियो देखें तो 2004-14 में घाटों का अनुपात 27.5% आंका गया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रमुख कारण है, ठीक है। फिर बता रखा है राजस्थान विद्युत इकाइयों में श्रमिक आवश्यकता से ज़्यादा लगे हुए हैं। श्रमिक आवश्यकता से ज़्यादा लगे हुए हैं तो क्या होगा, जो कॉस्ट है वो तो बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ बता रखा है कर्मचारियों का लगभग 17 से 18% विद्युत क्षेत्र में पाया गया अधिक, जरूरत से अधिक, ठीक है। एक्सेस लेबर की यहाँ पे स्थिति है। भूतकाल में 132 व 220 केवी लाइनों का निर्माण करने में प्रोजेक्ट ठेकेदार करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, बताओ। लाइनमैनों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 35 वर्ष करने की सिफारिश की जा चुकी है। फिर बता रखा है विद्युत के बिलों की राशि प्राय सही नहीं होती है। बिजली की चोरी होने से कम राशि के बिल बनाए जाते हैं, तो ये भी एक कारण है घाटों का। बता रखा है 1987 में राज्य विद्युत मंडल में कोटा की एक फर्म का मामला सुप्रीम कोर्ट में जीता था। 17 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान विद्युत मंडल को प्राप्त हुआ था, हालांकि ये राशि 24 समान किस्तों में वसूल की गई थी, ठीक है। तो यहाँ बता रखा है कि भाई जो कनेक्शन देने में 8 से 9 वर्ष का समय लग जाता है सामान्य प्रार्थना पत्र देने से, है ना। कई व्यक्ति इतनी लंबी प्रतीक्षा करने के बजाय ये क्या करते हैं, अवैध रूप से बिजली का उपभोग करना शुरू करते हैं। अगर आपने एक नया पूरा सेटअप बनाया है, एक पूरी नई जगह है, वहाँ पे सच में गवर्नमेंट का कनेक्शन आने में कम से कम 7 से 8 वर्ष तो लगते ही लगते हैं। तो जब तो लोगों को उपयोग करना होगा तो कहाँ से करेंगे, तो चोरी करते हैं, अवैध तरीके से करते हैं। विद्युत मंडल ने 1997 में एक नर्सरी श्रेणी की योजना आरंभ की जिसमें प्रतीक्षा सूची को लांघ कर अतिरिक्त राशि देकर कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया। वर्ष 2000 में राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को राजस्थान राज्य विद्युत निगम के परिवार दिशा के एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। विद्युत के वितरण कार्य को निजी क्षेत्र में सौंपने को दिया गया, ठीक है। फिर बता रखा है वर्ष 2000 से बिजली की 5 कंपनियों की स्थापना के बाद से कंपनियों में अनाप शनाप खर्च किया है जिससे घाटा काफ़ी और ज़्यादा बढ़ गया है, बताओ। फिर इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि भाई अपन अपनी पूरी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट की बिजली पैदा भी नहीं कर पाते। हमको बाहर से विद्युत को क्या करना पड़ता है, अरेंज भी, अवेलेबल भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा खर्चा और बढ़ जाता है,
ठीक है। तो बता रखा है कि 75% वित्तीय भार राज्य सरकार सहन करेगी, शेष 25% डिस्कॉम कंपनियां स्वयं बोर्ड जारी करेंगी। सबसे बड़ी चुनौती बिजली की चोरी व छीजत को रोकने की है। मीटरिंग की व्यवस्था ठीक की जानी चाहिए। ये सब कुछ बातें बता रखी। 2007 दिसंबर में बता के 400 करोड़ रुपए मुनाफे से आ गया है विद्युत उत्पादन निगम। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे बता रखा है सुधार कुछ करने के कुछ वो सुझाव। प्रमुख अधिकारियों व प्रबंध संचालकों के कार्यकाल में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है। उनको स्वयंता या फिर हम बोल सकते हैं ऑटोनॉमी, उनको खुद को डिसीजन मेकिंग देनी चाहिए। कई बार सरकार के विभाग होने की वजह से डिसीजन मेकिंग तो क्या होती है, डिसीजन मेकिंग होती नहीं है, अथॉरिटी होती नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाल दी जाती है। जब आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटी ज़्यादा नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर कर पाना मुश्किल हो जाता है, और उसका रिजल्ट होता है ये लेखा देयता अकाउंटेबिलिटी भी बना पाना। भाई क्या करेगा अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी कहते हैं अकाउंटेबिलिटी को। तो जवाबदारी भी वो नहीं बना पाते क्योंकि उनके पास ऑटोनॉमी नहीं है। ठीक है। औद्योगिक संबंधों में सुधार किया जाना चाहिए, संबंधों में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। अतिरिक्त श्रमिकों की समस्या के समाधान के लिए उनको प्रशिक्षण देकर अन्य प्रकार की क्रियाओं में लगाना चाहिए। निरंतर घाटा उठाने वाली इकाइयों को बंद कर देना चाहिए। चुने हुए उपक्रमों का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। राज्य सरकार को उन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विस्तृत अध्ययन करवाना चाहिए जिनमें पिछले कई सालों से लगातार घाटा हो रहा है। जिस प्रकार केंद्र काफ़ी समय से सार्वजनिक क्षेत्र पर श्वेत पत्र तैयार कर विचार रखता है, उसी प्रकार राज्य को भी करना चाहिए। तो कुछ सुझाव है। फिर यहाँ पे बता रखा है राजस्थान भूमि विकास निगम, ठीक है, लैंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1975 में स्थापित हुई थी। इसका कार्य था किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है। 1991 में सरकार ने राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को बंद कर दिया था। राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास लिमिटेड की टंगस्टन क्रिया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई थी। राज्य सरकार ने सॉल्ट वर्क्स पचपदरा को भी 1992 में बंद कर दिया था। ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारे उद्योग के बारे में बता रखा है इस पैराग्राफ में, जो कि बंद कर दिए गए। ठीक है। और किसी की भी पूरी क्षमता देखने के लिए उन्होंने बोला कि स्वॉट एनालिसिस करो। देखिए स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। शक्ति, कमज़ोरी, अवसर और संभावित खतरा। तो भाई ये स्वॉट एनालिसिस कहलाता है। ये किसी भी इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट में कितनी ज़्यादा सक्सेस होगी, कितना वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर पाएगी, उसका एक क्या है, सूचक है ना। स्ट्रेंथ उसकी क्या फ़ायदे हैं दूसरों के ऊपर, उसका क्या लाभ होने के वो है। कमज़ोरी, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, है ना। तो देखिए और भी कई सारी उनको 7 उपक्रमों को बंद करने की सिफारिश की गई है। धौरपुर ग्लास फैक्ट्री, राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, टेनरीज लिमिटेड, भूमि विकास निगम, वन विकास निगम, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सब। ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे आपको यही बात बता रखी है। विभिन्न सार्वजनिक व सहकारी उपक्रमों में विस्तृत अध्ययन व विश्लेषण करके सरकार को एक श्वेत पत्र निकालकर उनके संबंध में अपनी भावी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। वही बातें यहाँ पे रिपीट में बता रखी हैं, किन किन को बंद करने की सिफारिश है। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक है, रोल ऑफ डिफरेंट कॉरपोरेशन इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अलग अलग कॉरपोरेशन का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या रोल था। तो देखिए मध्यम व बड़े पैमाने में बता रखा है। मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइज राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन रिको जो है, राजस्थान वित्त निगम, सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो, उद्योग निदेशालय, खाद्य व ग्रामीण बोर्ड, हथकरघा विकास लिमिटेड, राजस्थान लघु उपयोग, कुछ केंद्र संगठन व नियम वाली राज्य के औद्योगिक विकास में सहयोग देते हैं। ये लघु उद्योग सेवा संस्थान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राजस्थान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ये सब। तो यहाँ पे सबसे पहले
रिको के बारे में बता रखा है। इसकी स्थापना 1969 में हो चुकी है। नवंबर 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के अलग से स्थापित होने के बाद रिको को इसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है कि इसके मुख्य कार्य क्या है। प्रोजेक्टों का चयन करना, ठीक है, प्रोजेक्टों का चयन करना, राजस्थान के औद्योगिक विकास की स्कीमों को प्रोत्साहित करना, प्रोजेक्ट तस्वीर है ना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, उद्योगों के लिए भूमि प्राप्त करना, मध्यम और बड़े पैमाने में उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देना। ये इसके कुछ प्रमुख कार्य बता रखे हैं। शेयरों की अभिगोपन, अंडर राइटिंग करना। अंडर राइटिंग का मतलब ये होता है, कई बार जब अपन कोई कंपनी शेयर्स निकालती है तो लोग उस शेयर्स को खरीदे ना खरीदे ये कोई श्योरिटी है नहीं, तो कई बार वो अंडर राइट करने का मतलब ये होता है कि ये अपन किसी एक इंस्टीट्यूशन को या किसी एक ब्रोकर को सारे शेयर्स दे देते हैं और वो आगे उनको बेचने की कोशिश करते हैं। अगर वो उनको बेच पाते हैं तो उनका बीच में क्या होता है, कमीशन बन जाता है, फ़ायदा हो जाता है। अगर नहीं बेच पाते तो सारे शेयर उनके नाम पे हो जाते हैं, कंपनी को मिल जाता है बेनिफिट। ठीक है, कैपिटल और ये रिसोर्सेज अरेंज करना तो है ही। ठीक है, तो यहाँ बता रखा है IDBI ने, है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने रिको के कार्य की प्रगति को देखकर इससे और स्कीम में बढ़ावा दिया। 1976 में IDBI ने रिको को वित्तीय संस्था के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। साधारणतः रिको संयुक्त क्षेत्र जॉइंट सेक्टर की शेयर पूंजी में 26% अंश लेता रहा है। ठीक है, और सहायता प्राप्त परियोजना में 10 से 15% तक शेयर पूंजी लेता रहा है। मार्च 2017 तक रिको द्वारा 304 औद्योगिक की स्थापना हो गई है, जिसमें से 37,714 औद्योगिक इसमें कार्यरत हैं। रिको इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजना के विकास पर समुचित रूप में भी ध्यान दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रखा है इस वाले पैराग्राफ में। सेमकोर ग्लास लिमिटेड की तरफ से कलर फॉर ग्लास शील्ड्स की प्रोजेक्ट 800 करोड़ की लागत में कोटा में स्थापित किया गया है। यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट में कितना पैसा लग रहा है वो बता रखा है। पिछले 20 वर्षों में रिको ने किन उद्योगों की प्रगति में अपना योगदान दिया। देखिए यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में सारे उद्योग बता रखे हैं जिसकी प्रगति में रिको ने अपना योगदान दिया है, जैसे कि ग्रेनाइट एवं मार्बल खनन, टेक्सटाइल्स, टेलीफोन व बल्ब्स, रेडियो पार्ट्स, है ना, ये सारे। 1 जून 2011 में राज्य में होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर लिमिटेड ने उत्पादन चालू किया। ठीक है, भिवाड़ी के समीप टपोकड़ा में किया गया। ठीक है, जो कि गुड़गांव से पहले पड़ता है। रिको द्वारा वित्तीय सहायता इसकी प्रगति का कारण बना। ठीक है, टर्म लोन प्रोवाइड किए गए इसको। देखो तालिका में बता रखा है कि पिछले 17 साल में 2000 से लेकर 2017 तक इसने कितनी वित्तीय सहायता दी, और इस तालिका के नीचे इसी का वर्णन कर रखा है। तो यहाँ पे बता रखा भाई, उपयुक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि रिको भूमि प्राप्त करने व विकसित करने कार्य करने के लिए काफ़ी सक्रिय रहा है। भविष्य में भी भूखंडों के विकास पर आर्थिक ध्यान देने की इसको और ज़्यादा आवश्यकता है। खुशखेड़ा विस्तार, चौपांकी व मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, है ना, नेशनल कैपिटल रीजन नियोजन बोर्ड की सहायता ये विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे बता रखा है 5 विकास केंद्रों में आबू रोड, बीकानेर, भीलवाड़ा, धौलपुर व झालावाड़ विकास केंद्र का कार्य करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत लघु उद्योगों को यहाँ पे प्रोत्साहन दी जाएगी। ठीक है, नागौर के गोगालाव, टोंक के निवाई, उदयपुर के काकड़वास, ठीक है, करौली के हिंडौन सिटी, बारा, बयाना, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे क्षेत्र बता रखे हैं, स्थान बता रखे हैं, इस तरीके से डेवलपमेंट होगा। अब बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की। देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भारतीय सरकार द्वारा कॉरिडोर्स हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, जिनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही अच्छी सुविधाएं होती हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होती हैं, इंटरनेशनल लेवल की होती हैं। उनके अंदर अकोमोडेशन, वाटर, सभी तरह की सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। और इन जगह पे इंडस्ट्रियल सेटअप करने में सरकार 5 साल तक का टैक्स रिबेट देती है।
तो देखें यहाँ पे एक चरण में सीतापुर जयपुर में जेम्स व ज्यूली क्षेत्र के और दूसरी 10 तरह की इकाइयों के में वो किया, तीसरा सीतापुरा में। ठीक है, यहाँ पे SEZ सेटअप हुए हैं, इन्फोसिस, BOP, इन्फोसिस लिमिटेड, ड्यूटेश बैंक, जेनपेक्ट, मेटलाइफ, ये सब बता रखे हैं जो इसके अंतर्गत आए हैं। ठीक है, रेको ने स्टोन्स के विकास के लिए भी एक केंद्र बनाया है सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में, ये भी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ बता रखा है राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में, जिसका क्या हुआ था, 1955 में स्थापना हुई थी। और इसका देखिए कार्य क्या है, औद्योगिक इकाइयों को कर्ज व राशियाँ प्रदान करना, 10 करोड़ रुपए तक कर्ज दे सकता है। औद्योगिक इकाइयों को कर्ज के मामले में केंद्रीय सरकार से भी सहायता करवाना, औद्योगिक इकाइयों द्वारा दिए गए कर्जों पे गारंटी देना, अंडरराइटिंग करना, ठीक है, सीड पूंजी कैपिटल देना, रिवाइवल के लिए हेल्प करना, ये सब इसके प्रमुख कार्य हैं। कंपोजिट कर की स्कीम इसने लागू करी, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए क्या नाम है, शर्तों पर वित्तीय सहायता की, असेट फाइनेंसिंग स्कीम, उत्तम उधार लेने वाले के लिए स्कीम की कार्य किया, है ना। ये सब इसमें देखिए सिडबी से कनेक्ट किया, महिला उद्यम नीति को सिडबी से कनेक्ट किया। नर्सिंग होम, हॉस्पिटल स्कीम, होटल, ये सब चीज़ इसने वो की। ठीक है, ऐसे राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन राजसीको के बारे में बता रखा है। ये 1961 में क्या हुआ था, कंपनी के तौर में हुआ था। इसके कार्य बता रखे हैं, लघु पैमाने में औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल, साख, तकनीकी व प्रबंध सहायता देना, है ना। उद्यमों में दस्तकारों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, बड़े पैमाने व लघु पैमाने की इकाइयों में तालमेल स्थापित करना, ऊनी, यान, गलीचो, इन सब कार्य में ये थोड़ा सुचारू रूप से है। इसका पूंजी का ढांचा देखिए 33.9 करोड़ के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से। यहाँ से आप देख सकते हैं औद्योगिक विकास में योगदान देने वाले कुछ और संगठन, जैसे कि ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज, भारतीय औद्योगिक विनिगम, भारतीय औद्योगिक साख व विनियोग निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य। ठीक है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेके इनमें से अपने नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता रहा हूँ, इस ब्लॉक में कई सारी क्या है, थ्योरी की नॉलेज है, आंकड़े हैं, नोट्स बना बना के आपको इनको याद करना है, उससे ही काम चलेगा। इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि अपन सॉल्व करें, समझें और उसकी चीज़ों को पढ़ें। ठीक है ना, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, इनमें से नोट्स बनाइए। अगला टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।